के खुलासे रोज हम लोगों को सुनाई पड़ते हैं। तो इसमें हम जो लगातार अपनी सीरीज़ के तहत जांच पड़ताल करने रहते हैं कि यूपी में इस समय माहौल क्या है। तो जब पिछली बार हम लोगों ने किया था और इस समय हम लोग कर रहे थे, इसी बीच में काफ़ी गोमती में पानी बह चुका है और बहुत चीज़ें तेज़ी से बदलती हुई दिख रही हैं। एक जिक्र केवल इस चर्चा के थोड़ा बेस को बनाने के लिए मैं रख दूं कि वो मैं आंकड़े ले रहा हूं सी वोटर के जो पोल के नतीजे हैं। दो आंकड़े कंपैरेटिवली आपके सामने रखता हूं। एक 4 दिसंबर को उनका ट्रैकर जो था सी वोटर का, वो कह रहा था कि बीजेपी को 41% वोट और समाजवादी पार्टी को 33% वोट मिलेंगे। और जो सबसे लेटेस्ट उनका सर्वे 25 दिसंबर का है, उसमें भी बीजेपी के 41% है, समाजवादी पार्टी में 1% का इजाफा हुआ और वो 34% वोट प्रतिशत के करीब पहुंच चुके हैं। बाकी सबकी वही 13-7 बीएसपी और कांग्रेस की स्थिति बनी हुई। कांग्रेस 1% कम भी हुआ है। सवाल है ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में जो माहौल क्या चल रहा है, वहाँ बहुत कुछ घटित हो रहा है। एक बड़ा खुलासा भी हुआ है जहाँ पे बहुत बड़ी नकदी हासिल की है। जीएसटी के इंटेलिजेंस ने छापा मारा, फिर आईटी वाले भी आ गए। कहा जा रहा है करीब 250 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आरोप प्रत्यारोप चल रहा, कोई कह रहा है कांग्रेस भाजपा से ने जो खुलासा किया वो समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए व्यापारी के घर में है। कुछ लोग कह रहे नहीं ये तो उन्हीं का है। इस तरीके की तमाम चर्चाएं चल रही, लेकिन मूल प्रश्न ये है कि बीजेपी या सपा या दूसरे दलों के लिए यूपी का माहौल क्या है। तो यूपी का माहौल समझने के लिए आज हमने राजनीतिक दलों की बजाय संपादकों का एक पैनल बनाया। 4 बहुत ही वरिष्ठ संपादक हमने अपने साथ जोड़े हैं जिनसे इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि बड़े शांति से तार्किक ढंग से इस चर्चा को सुना जा सके। वीरेंद्र नाथ भट्ट जी हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं। रामदत्त त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सतीश के सिंह जी हैं, एक और बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, और हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत रामदत्त जी आपसे। बहुत ही सीधा छोटा सवाल पूछूं तो माहौल क्या है यूपी का, और कुछ चीज़ें बेस के लिए हमने आपको बताइए सर, क्या माहौल चल रहा है यूपी में? देखिए, माहौल एक तो एक बेमतलब का, एक तो असमंजस का दौर चल गया है हाईकोर्ट के आदेश से। तो वो अब चुनाव आयोग आएगा 28, 29, 30 को, और उन्होंने चूंकि कह दिया है कि हम दौरे के बाद समीक्षा करेंगे, तो मुझे क्या लगता है कि उसके बाद ही ये जो कयासबाजी है, अटकलबाजी है कि चुनाव स्थगित हो सकते हैं, वो खत्म होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव स्थगित होने का कोई कारण या कोई परिस्थिति नहीं है। और क्योंकि अगर होते हैं तो फिर ये बहुत एक खराब दृष्टांत बनेगा। बाकी दूसरी बात यह है कि बीजेपी ने इस समय आखिरी दौर में, जबकि चुनाव की औपचारिक घोषणा होनी है उससे पहले, खजाने को एकदम खोल दिया है, जिसको कहते हैं अपना खजाना। और कहीं शिलान्यास है तो कहीं उद्घाटन है। और अभी देखिए उन्होंने शुरू किया कि जो लड़के लड़कियां हैं, बच्चों को वो स्मार्टफोन और टैबलेट देने का। हालांकि यहाँ पर लखनऊ में जब स्मार्टफोन टैबलेट बटा, तो जिस दिन से कर्फ्यू लागू हुआ रात में, उसी के दूसरे दिन ही भीड़ जुटी। तो इस पर भी कई लोगों ने कमेंट किया कि भाई एक तरफ कर्फ्यू लगा रहे, दूसरी तरफ आप भीड़ जुटा रहे 1 लाख लोगों की। और कुछ टीवी चैनल्स ने सोशल मीडिया में ये भी दिखाया कि जिन लड़कों को टैबलेट मिला या स्मार्टफोन, वो बहुत खुश नहीं थे। उनका कहना है कि ये 5000 रुपए का हम स्मार्टफोन लेके क्या करेंगे, हमें तो लैपटॉप चाहिए और रोजगार चाहिए। तो बहरहाल इस समय यह है कि एक बड़ा मुद्दा है रोजगार का और अर्थव्यवस्था में। चूंकि आप देखिए 3 कारण ऐसे रहे हैं जिनसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है रोजगार का, वो बहुत चौपट हुआ। बल्कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत लोगों की नौकरियां गई हैं, लोग वापस आए हैं। तो ये रोजगार, महंगाई और ये एक बड़े मुद्दे उभर के आ रहे हैं, हम जितना भी देख रहे हैं। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट देके, चाहे वो टैबलेट हो, चाहे स्मार्टफोन हो, चाहे वो राशन हो, चाहे और दूसरी चीजें हैं, कैश डिलीवरी है, कोशिश वो कर रहे हैं कि जो सरकार के रहते, कोई भी सरकार रहती है 5 साल, तो एक एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है। कुछ सरकार से होती है, कुछ उनके विधायकों से होती है, तो उसको वो दूर करके कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी में पूरी ताकत, देखिए अमित शाह भी है, प्रधानमंत्री कितनी बार आ चुके हैं, और जेपी नड्डा, ये सब लोग लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ जैसा कि आपका सर्वे भी दिखा रहा है कि समाजवादी पार्टी टक्कर देती दिख रही है। लगता है कि मुख्य टक्कर में समाजवादी पार्टी है। और मेरा व्यक्तिगत आकलन यह है कि समाजवादी पार्टी थोड़ा उभर रही है और बीजेपी थोड़ा घट रही है। अब कितना घटेगी, क्योंकि 41% काफी होता है,
और तो वो कितना नीचे घटेंगे और ये कितना ऊपर उठेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। और इस चुनाव का एक खास सबसे बड़ा यह है कि बीएसपी या मायावती बहुत ही निष्क्रिय दिखाई दे रही है। कमजोर हुई है या नहीं, ये तो चुनाव बताएगा और निश्चित बताएगा, क्योंकि उनकी टीम ही टूट गई है। बहुत सारे उनके पदाधिकारी या तो उन्होंने निकाल दिए हैं या वो खुद छोड़ के चले गए हैं। कांग्रेस का भी मेरा मानना है कि ये सर्वे से मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है कांग्रेस का वोट बैंक थोड़ा बढ़ेगा, सीटें बढ़े न बढ़े मैं नहीं कह सकता। रामदत्त जी, ये जो आपने आकलन अपना रखा, इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो नंबर है ना 41% और 33-32 वाला, ये पिछले 6 महीने से तकरीबन इसी जगह अटका हुआ है। ये आगे बढ़ नहीं रहा है। मतलब ये आप जितने हमने 2 इसलिए लिए क्योंकि हर 15-15 दिन में है, तो हमने एक इसी महीने के शुरुआत का और एक इस महीने के अंत का समझ लीजिए 25 दिसंबर का लिया है। और ये पिछले 6 महीने की लगभग यही तस्वीर है कि बीजेपी 40-41 पे और सपा जो है 31-32 पे अटकी हुई है। और बसपा और कांग्रेस ने एकदम मजबूती के साथ फेविकोल का जोड़ लगा लिया कि मैं आगे बढ़ना ही नहीं है, हम वहीं पे खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे 10% का करीब का गैप बनता है, जो कि सारे समीकरण हम लोगों के आपके लोगों के सामने है। जो जातीय समीकरण जिसको बनाने थे वो बना लिए। तो परिवर्तन की गुंजाइश आपको लगती है कि आगे बढ़ेगा? नहीं, अभी बहुत परिवर्तन होगा। देखिए, जैसे ही टिकट बटेंगे, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी में क्योंकि उनको लगता है कि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, विधायकों से नाराजगी है। हालांकि विधायकों का कहना यह है कि हमसे नाराजगी इसलिए क्योंकि सरकार जो है हमारी सुनवाई नहीं है, हम अपने कार्यकर्ताओं के या हम अपने लोगों की मदद नहीं कर सकते, अधिकारी सुनते नहीं, योगी जी ब्यूरोक्रेसी के जरिए सरकार चला रहे। तो अब बीजेपी में भी ये कहा जा रहा है कि भाई 30%, 40% विधायकों के टिकट कटेंगे। समाजवादी पार्टी में भी ये जो भीड़ अभी आ रही वो इसलिए आ रही कि अभी टिकट बटे नहीं है। तो हर क्षेत्र के जितने भी प्रत्याशी या उम्मीदवार हैं सब भीड़ जुटाने में लगे हुए हैं। आगे देखिए क्या होता है कि किसको टिकट नहीं मिलेगा तो बाकी लोग क्या करेंगे। अभी ये इनका जो गठबंधन है वो भी फाइनल क्लियर पिक्चर नहीं आ रही कि कितनी सीटें जयंत चौधरी को मिलेंगी, कितनी सीटें ओम प्रकाश राजभर को मिलेंगी और महान दल वगैरह जो भी है। तो अभी तस्वीर बदलेगी और मुझे लगता है अभी तो बल्कि कुछ लोग ये भी करें, हो सकता है ये सर्वे अर्बन एरिया बेस्ड हो और रूरल एरियाज में थोड़ा सा अभी मुझे लगता है रूरल एरियाज का मूड इसमें नहीं आ रहा है। दूसरे अभी लोग थोड़ा बचते भी हैं। सरकार देखिए इस समय ऐसे लोग इतना डर है कि लोग सही बातें बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन मुझे लगता है बढ़ेगा। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएसपी चौथे नंबर पे पहुंच जाए। तो और डेफिनेटली बीजेपी का वोट परसेंटेज थोड़ा घटेगा और सपा का बढ़ेगा। अब उस सीटों में क्या होगा, किसकी सरकार बनेगी, वो अभी मैं नहीं कह सकता। जी, वीरेंद्र नाथ भट्ट जी, सर आपका आकलन क्या कहता है? आंकड़ों के साथ आप जाना चाहते हैं जैसा रामदत्त जी कह रहे हैं कि नहीं अभी तो बहुत बदलाव, बहुत परिवर्तन होने हैं, और ग्राउंड की तस्वीर आप जो देख रहे हैं लखनऊ में बैठ के वो क्या है? यूपी का जो इतिहास रहा है, खासकर पिछले 3 चुनावों का, असेंबली का, जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, शेड्यूल अनाउंस हो जाता है और जब स्टैंड अप एंड बी काउंटेड वाली स्टेज आ जाती है और धुआंधार प्रचार शुरू होता है, उसके बाद से माहौल बनना शुरू होता है और लीडर, वोटर, कैडर, वोटर और सिंपैथाइजर, एफेंसिटर, ये जो 4-5 लेयर होती है मतदाता पूरे पॉलिटिकल सिस्टम की, वो सब सामने आना शुरू होती हैं। तो अभी तो ये केवल सी वोटर का सर्वे ही आ रहा है और इस इलेक्शन में पिछले करीब 21 महीनों से जो पेंडेमिक के चलते जो लॉकडाउन हुआ है एंड हैवी लॉस ऑफ जॉब्स हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर में, उसके चलते बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बन गया है। और ये आप ठीक से जानते हैं कि जो इन्फ्लेशन है इसकी बहुत बड़ी वजह भी